नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स एक प्रकार से NBFC कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। अब ये क्या है कि क्षेत्रीय विशेष रूप से लोगों को लोन देते हैं। मान के चलिए कि जैसे कि पंजाब हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन जगहों पे इन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकों का बोलबाला होता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये ग्रुप बना करके लोगों को लोन देते हैं। ये संस्था के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और ये लोन देने का काम करते हैं। एक प्रकार से वित्तीय संस्थान के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि सर क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का सेटलमेंट हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिटेल में आपको हम बताएंगे। विशेष रूप से हमारे जितने भी महाराष्ट्र के जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। लेकिन अगर आपका भी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लोन है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। तो चलिए पहला हम लोग ये जानते हैं कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं मॉर्गेज लोन में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। अगर उन्होंने कोई भी लोन मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी को दिया हुआ है तो क्या वह सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 6 मई को एक ऑर्डर पास किया था, रूल पास किया था, जिसमें कि उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स को भी सरफेसी एक्ट इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर दिया था या फिर उनको उस कैटेगरी में लाया था। मोटे तौर पे कहा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी 2020 के बाद से सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके पहले वो कमर्शियल कोड का इस्तेमाल करती थी, जिसमें कि उनको समस्या होती थी। जो कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती थी उसका ऑक्शन करने के लिए उन्हें समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2003 में ही यह एक रूल बना दिया था। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में इतने दिन लग गए, तो 2020 में 6 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हैं वह सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो था पहले प्रश्न का उत्तर जो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लोन लेने पे क्या उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि देखिए सेटलमेंट शब्द जो है वह काफ़ी जर्नल शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है। सेटलमेंट में ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट होगा, सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सेटलमेंट करना चाहते हैं या नहीं। अगर बैंक सेटलमेंट करना चाहता है तो चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो, बैंक चाहेगा तो सेटलमेंट हो सकता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हो या पथपेटी हो या फिर किसी भी तरीके से समूह लोन हो या किसी तरीके से ऐप लोन हो या किसी तरीके का NBFC हो या किसी तरीके का आपका प्राइवेट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी वित्तीय संस्थान से यानी कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपके साथ प्रॉब्लम है, समस्या है, और आपने बैंक को बाकायदा लेटर दे करके उनको अपनी समस्या बता दी है, तो यहाँ पर सेटलमेंट होना संभव है, पॉसिबल है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा
कि एनबीएफसी कंपनी है या फिर ऐप लोन है या फिर पथपेटी संस्था है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर किसी प्रकार से नेशनल बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है। सेटलमेंट सभी लोन का होता है, इसमें कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है। बैंक अगर नहीं चाहेगा तो किसी भी लोन का सेटलमेंट नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है कि बैंक किन कंडीशन में सेटलमेंट करता है। तो अगर सेटलमेंट बैंक करना चाहेगा तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी सेटलमेंट करती है। जितने भी महाराष्ट्र के मेरे व्यूअर हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो अपने लोन में अगर डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, आप उसके हेड ऑफिस में जा कर के एक लिखित में आप यानी रिटेन में एक रिक्वेस्ट लेटर उनको दीजिए। रिक्वेस्ट लेटर बहुत ही फॉर्मल तरीके से लिखना चाहिए। उसमें किस किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही नॉर्मल तरीके से, उसमें ऑर्डर नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से आप लिखिए। उसमें आप लोन अमाउंट को मेंशन करिए, लेकिन आप कितना पैसा दे सकते हैं इसका मेंशन मत लिखिए। आप उसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग्स को लिख करके उनको दे दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। भले वो सेटलमेंट 1 से 1.5 महीने के बाद 2 महीने का समय लग जाए, लेकिन सेटलमेंट ज़रूर होगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से लोन लिया है तो सेटलमेंट नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से संबंधित 2 प्रश्न। पहला कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, तो मैंने बताया कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2020 को ही ये ऑर्डर यानी रूल बना दिया था कि अब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वह आपके सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा जो प्रश्न आपके द्वारा बार बार पूछा जाता है, वो दूसरे प्रश्न का आंसर ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का सेटलमेंट हो सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है। बस आपको इसमें सही तरीके से आपको अप्रोच करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के हेड ऑफिस में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।